नाउ गाइज द मेजर रीजन ऑफ कॉलिंग टुडे सेशन वॉज हम एक बार ना हर एक चैप्टर का ओवरव्यू छोटा छोटा ले रहे हैं और कुछ क्वेश्चंस जो हम लोगों ने पेपर्स में देखे थे, जो मुझे दिख रहा था कि हाँ ये अपने एनसीईआरटी के नहीं है, वर्कशीट में हुए नहीं हुए मुझे नहीं पता है, बट उसके बाद में भी थोड़ा बहुत इशू अगर आ रहा है तो चैप्टर 1 वैसे नॉट रियली समथिंग टू मच टू वरी अबाउट। इसमें मेजरली ना एक पैटर्न ऑफ क्वेश्चन जो मैंने ज़्यादा देखा है, जो एमसीक्यू में आ रहा था, कुछ पी क्यूब क्यू स्क्वायर और पी की पावर 4 क्यू की पावर 3, कुछ रैंडम सा कुछ होगा, आपको बोल देगा ये ए है ये बी है, आपको इनका एलसीएम एंड एचसीएफ निकालने के लिए पूछ सकता है, या पे कुछ भी ऐसा रैंडम पूछ सकता है। ये 2 मार्कर में भी आ सकता है आपको कि एलसीएम और एचसीएफ निकालो, साथ ही साथ में वो वेरीफाई कर दो। क्या था वेरिफिकेशन इसका, ए इंटू बी इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ वाला, वो सिंपल वाला पार्ट था इसका, मेजरली एमसीक्यू में देखा था। एक बार हमने ये भी देखा था ए इज इक्वल टू मान लो पी की पावर एम क्यू की पावर एन, ए नहीं सॉरी एलसीएम इज इक्वल टू ये एच सी एफ इज इक्वल टू अगेन कुछ तो भी रैंडम पी की पावर आर क्यू की पावर एस ऐसा। फिर वो पूछा था एम प्लस एन इंटू आर प्लस एस की वैल्यू बता दो। कुछ नहीं बेटा, एम और एन निकालना पड़ेगा आप लोगों को, एलसीएम एचसीएफ वगैरह निकाल के। ये सिंपल सी चीज़ें थी हमारी लाइफ की, ठीक है। इसके बाद में रूट 2 इज इर्रेशनल, रूट 3 इज इर्रेशनल, प्रूफ करना सब लोगों को आता है। 5 + 2 √2 इज इर्रेशनल वगैरह प्रूफ करना आप लोगों को आता है। जो एक क्वेश्चन मैंने नहीं देखा बट वो एनसीईआरटी का है, जो हमारे समय बहुत इंपॉर्टेंट होता था, 1/√2 को रैशनलाइज करना, हाँ सही, इर्रेशनल प्रूफ करना, हम सॉरी, ठीक है। तो इसको आप लोगों को लिखना पड़ेगा, लेट इट बी अ रैशनल नंबर ऑफ द फॉर्म p/q, वे तीनों कंडीशन लिखनी पड़ेगी। इसके आगे आप लोग क्या करोगे, इसको सिंपली रैशनलाइज करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करोगे आप लोग, ठीक है ना। आप जब रैशनलाइज करोगे तो √2/2 इज इक्वल टू p/q हो जाएगा वो, तो √2 इज इक्वल टू 2p/q। फिर आप अपनी वो कहानी गा दोगे इसके सामने पे, बट ये वाली हो जाएगी आप लोगों का। ये चैप्टर में इशू छोटकन फुटकन बच्चों को ना वर्डेड प्रॉब्लम्स में आ रहा है। अब वर्डेड प्रॉब्लम्स में सबसे पहले ये वाला इशू आता है, सर हमें एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है, वो ही समझ में नहीं आता है। तो देखो आप लोगों को एचसीएफ कब निकालना पड़ता है, जब मैं क्लियरली आप लोगों को कुछ नंबर ऑफ चीज़ें बता चुका हूँ। मे भी मान लो 500 मिठाई ए है और 400 मिठाई बी है, मैं एग्जांपल ले रहा थी, और मुझे बोला गया है कि मुझे इन्हें छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करके रखना है, सच दैट ईच ग्रुप में एक ही तरीके की मिठाई और एक ही क्वांटिटी की मिठाई हो। तो बताओ सबसे कम मैं ऐसे कैसे ग्रुप्स, कितने ग्रुप्स बना सकता हूँ, ठीक है। तो इस समय पे जब हम एक कोई क्वांटिटी को छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं सच दैट वो ग्रुप का नंबर जो है रिपीट होते जाए, तो ऐसे समय हम निकालते थे एचसीएफ, ठीक है। तो ये एक बार एग्जांपल आप लोगों को समझा देता हूँ। मैं डेटा बहुत ही सिंपल सा इसलिए लिया है कि फटफट आपका एचसीएफ निकल जाए। मान लो 500 है ए और 400 है बी, मुझे छोटे छोटे ग्रुप में डिवाइड करना है सच दैट मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स बने। अब आप लोगों को स्कूल में मिनिमम मैक्सिमम पे आपको एक हिंट देने की कोशिश करती है कि मिनिमम हो तो एचसीएफ निकाल लेना, मैक्सिमम हो तो एलसीएम निकाल देना, वैसा नहीं है बेटा, दैट इज नॉट करेक्ट, ठीक है। आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, पहले एचसीएफ निकालोगे, आपका इसका एचसीएफ आ जाता है 100। बात यहाँ पे खत्म नहीं हो गई है। अगर उसने पूछा जाता है कि हर ग्रुप में कितनी मिठाइयाँ रहेगी तो ठीक है, बट अगर वो ये पूछ लेगा मिठाई ए के कितने ग्रुप बने हैं और मिठाई बी के कितने ग्रुप्स बने हैं, या मिठाई ए के कितने स्टैक्स बन रहे हैं, मिठाई बी के कितने स्टैक्स बन रहे हैं, तो समझो हुआ क्या। आपने आपकी 500 ए तरीके की मिठाई थी, उसको 100 मिठाइयों में 100 के डब्बों में डिवाइड करना शुरू किया, तो एक स्टैक में आपके पास में 100 मिठाइयाँ होने वाली थी, तो कितने स्टैक में 500 मिठाइयाँ हो जाएगी ए के लिए, तो 5 स्टैक्स, तो ए के आपका 5 स्टैक्स रहने वाले हैं। वैसे बी के लिए कितने हो जाएंगे, तो 4 स्टैक्स हो जाएंगे, ठीक है। आई थिंक ये ना अभी एक रोकड़े पेपर चेक करवाई थी, इसमें हिंदी इंग्लिश और सोशियोलॉजी की बुक्स रखी हुई है या स्टूडेंट्स है क्लासरूम में डिवाइड कर, कुछ तो भी ऐसा रैंडम सा था। 3 नंबर के आप लोग एचसीएफ निकालना सीख जानते हो, तो वैसे ही अगर मान लो 125 है, 200 है और कुछ 325 है, ठीक है, ऐसा कुछ, ये मान लो ए है, ये बी है, ये सी है, आप एचसीएफ निकालोगे सिंपल सा, एचसीएफ इसका 25 आ रहा है, तो ए के कितने ग्रुप्स बन जाएंगे, तो ए के 5 ग्रुप्स, इसके 8 ग्रुप्स, इसके जो भी जितने भी ग्रुप्स, सिंपली डिवाइड कर लोगे आप लोग, समझा आप लोगों को। आई थिंक 13 ग्रुप्स हो रहे हैं, बट नेवर माइंड। ये हो गया आप लोगों का एचसीएफ कब निकालना है। एलसीएम कब निकालना है बच्चा आप लोगों को, तो बेटा जब कोई चीज़ एक ही पीरियड के बाद अपने आप को रिपीट किए जा रही है, ऐसी एक मल्टीपल चीज़ें थी, मान लो एक सर्कुलर इसमें ट्रैक पे बच्चे भाग रहे हैं,
एक बंदे को 8 मिनट लगता है, दूसरे बंदे को 6 मिनट लगता है, तीसरे बंदे को 10 मिनट लगता है, ठीक है। ए को 8 मिनट लगता है, बी को 6 मिनट लगता है, सी को 10 मिनट लगता है। कंटिन्यूसली यही स्पीड पे भागे जा रहे। पूछा गया अगर इन तीनों ने साथ में स्टार्ट किया है तो वापस से कितनी देर बाद ये लोग स्टार्टिंग पॉइंट पे आपस में मिलने वाले हैं, तीनों की तीनों। तो कोई चीज़ अपने आप को रिपीट किए जा रही है एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद में, और पूछा गया है वापस से ये कब तीनों एक साथ होने वाले हैं, चारों एक साथ होने वाले हैं, सब एक साथ होने वाले हैं। तब आप क्या निकालोगे आप ऐसा में पे LCM। तो बेटा इन लोगों का अगर मैं LCM निकाल रहा हूँ तो कितना आ रहा है, 160 आ रहा है, नहीं सही 120 आ रहा है मेरा, ठीक है। तो इनका LCM मेरा 120 आ रहा है, मतलब मे बी 120 मिनट्स के बाद में ये लोग फिर से वो स्टार्टिंग पॉइंट में मिलने वाले हैं, ठीक है। बट अब अगर मैं पूछ लूँ कि इस दौरान ए ने कितने राउंड्स कंप्लीट किया, या बी ने कितने किया, या सी ने कितने किया, तो अगेन ए ने कितने किया होगा, एक राउंड करने के लिए उसको 8 मिनट लगता है, तो एक्स राउंड करने के लिए 120 मिनट, तो 15 राउंड किया होगा। बी ने 20 राउंड किया होगा और सी ने 12 राउंड किया होगा। तो क्वेश्चन पूरा पढ़ना आपसे क्या क्या मांगा गया है, फेयर इनफ है यहाँ तक के ये चीज़ें। आपको LCM और HCF कब क्या निकालना है, इसलिए भाई वो मेजरली अभी अपन लोगों ने सैम्पल पेपर्स में जो देखा है वो 3 बेल्स रिंग कर रही है, एक 4 मिनट, एक 6 मिनट, एक 5 मिनट, कुछ रैंडम सा डेटा देता है। बताओ कितने बजे फिर से रिंग करेगी, अगर पहली बार 8 बजे रिंग की थी तो आपका अगर 120 मिनट आता है फॉर एग्जाम्पल, तो 120 मिनट मतलब 2 घंटे होता है। बट यही चीज़ अब सुन लो आप लोग, अगर ये चीज़ मान लो आपको आता है कुछ तो भी 314 मिनट बाद ये फिर से रिंग कर रही है। 314 मिनट बाद का मतलब क्या होता है सर, 300 मिनट प्लस 14 मिनट, मतलब 5 आवर्स और 14 मिनट। अगर मान लो 8 बजे ये AM लिख रहा हूँ मैं, पहली बार इन्होंने रिंग किया था, तो अब नेक्स्ट टाइम कितने बजे एक साथ रिंग करने वाले हैं, तो 8 में 5 घंटे और बदल गए, तो 1 बजे और 14 मिनट, तो ये PM। आपको AM PM में नहीं घुमाने वाला है, तो आप उसमें स्ट्रेस मत उठाओ, यहाँ तक है, ठीक है। तो दैट वाज ऑल दैट आई वांटेड टू शेयर अबाउट चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 2, अब देखो चैप्टर नंबर 2 में ना मेजरली आप लोगों को एक ये ग्राफ के, हाँ बेटा बोलो। सर चैप्टर नंबर 1 में वो क्वेश्चन था ना कि जो ग्रेटेस्ट नंबर है या स्मॉलेस्ट नंबर है एग्जैक्टली डिवाइड ये नंबर एंड लीविंग रिमाइंडर। तो देखो अगर आप लोगों को ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए कि द लार्जेस्ट नंबर दैट कैन डिवाइड 126 127 लीविंग अ रिमाइंडर ऑफ 1 and 2 रिस्पेक्टिवली, तो कुछ नहीं, पहले इनको सबट्रैक्ट करना पड़ता है और फिर इनका अपने को HCF निकाल लेना पड़ता है, ठीक है ना। ये वैसे एक्सरसाइज नंबर 1 का है जो कट गई ऐसा बोल रहा है, बट ठीक है, यू शुड बी नोइंग। अब नेक्स्ट इस पर आते हैं बेटा, आप लोगों को अगर ये छोड़ो, बहुत ज़्यादा ही हो गया, ये ऐसा कुछ दिया गया है, ठीक है। मुझे बताओ इसके रूट्स क्या क्या है, इसके क्या क्या रूट्स है बेटा, अल्फा बीटा एंड ए, ठीक है ना, ये इसके रूट्स है, ठीक है। अब इसके बाद में ना आप लोगों को एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है, -2 -1 -2 -3 सॉरी, और ये 1, बेटा इसका मुझे इक्वेशन बना के दो, ठीक है ना। वैसे क्यूबिक का पूछना नहीं चाहिए बट स्टिल पूछ लिया। अगर -2 रूट है उसका, तो फैक्टर क्या बन जाएगा उसका, x + 2। अगर -3 रूट होता था, 9th में देखे थे, तो x + 3 बनता था। अगर 1 रूट है उसका, तो फैक्टर उसका x - 1। वैसे यहाँ से x +1 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया है। तो ये भी एक फैक्टर है, ये भी एक फैक्टर है, ये भी एक फैक्टर है, सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका पॉलिनोमियल बन जाएगा। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ज़्यादा, उससे सिंपलर वाला आपको बता रहा हूँ मैं, जो पूछने के ज़्यादा चांसेस है आप लोगों को, ठीक है। ये मान लो -3 है, और ये जो ये भी नहीं, कोई ये भी जान पूछे ऐसा नहीं पूछेगा, हाँ, ये मान लो -3 है, ये 2 है, और ये -1 है। अब आप लोगों को पॉलिनोमियल बनाने के लिए बोल रहा है, तब कैसा पॉलिनोमियल बन जाएगा इसका, तो को सर अल्फा की वैल्यू पता है, बीटा की वैल्यू पता है, तो आपको पता ना x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो x² माइनस इनका सम हो जाएगा -1 टाइम्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आएगा -6, तो x² प्लस x -6 वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। यहाँ तक है, ठीक है। बस अब एक चीज़ सुन लो, सर फिर ये क्यों दे रहा है, वो कंफ्यूज करने के लिए, क्लियरली बता रहा हूँ मैं आपको क्यों दे रहा है बच्चा लोगों, कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। ये ग्राफ रीडिंग आप लोगों को आती है। एक और जस्ट मैं आपको बता देता हूँ बेटा, ये जो रहता है ना शेप, इसको क्या बोलते थे अपन लोग, पैराबोला, ठीक है ना।
तो अगर कभी ऐसा ये भी क्या हो जाएगा आपका पैराबोला। तो जब मैं हवे में पत्थर फेंकता हूँ तो बेसिकली पैराबोलिक शेप में जाता है। तो ये बास्केटबॉल अगर कह रहा बास्केटबॉल अगर थ्रो करूँगा तो क्या शेप में जाने वाला है, वो पैराबोलिक शेप में जाने वाला है। यहाँ तक है, ठीक है। आप लोगों को आई थिंक एक केस स्टडी में ये कुछ तो भी ऐसा रैंडम आया हुआ है। इसके सिवाय अब अगर इस पैराबोला का मुंह ऊपर खुला हुआ है, जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट आता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसका ए मेरा पॉजिटिव हो जाता है, और यही अगर नीचे खुला हुआ है तो वो ए मेरा नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। आप लोगों के इसके दो रूट्स होते हैं बेटा, अल्फा एंड बीटा। आप लोगों को अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए समझ में आता है, यहाँ तक है, ठीक है। बट अब आप लोगों को इसके अंदर क्या होता है ना, स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म कई बार नहीं जमता है कि उसके रूट कैसे निकालना है। स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म दिख नहीं रहा है या आता नहीं है या कुछ तो भी अंडर रूट वाले आ गए, तो हमें स्ट्रेस नहीं उठाना है। आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से उस चीज़ को सॉल्व कर सकते हो। फेयर इनफ है यहाँ तक के, क्या बोल रहा हूँ मैं, हाँ ठीक है, यहाँ तक के, ठीक है। क्या हो रहा है पक्का से। इसके सिवाय आप लोगों को ये है करके, अगर मान लो कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है कुछ भी 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, जिसके रूट्स अल्फा एंड बीटा है, तो रैंडम चीज़ें बोल जाता है, बताओ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है। आई होप ये याद है आप लोगों को। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू क्या है, या 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा की वैल्यू क्या है। ये चीज़ें आई एम रियली होपिंग आप लोगों को आता है। 1/2 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 1/3 अल्फा प्लस 2 बीटा की वैल्यू क्या है, कंसेप्ट आई एम होपिंग आप लोगों को पता है, हाँ ठीक है। इसके सिवाय अब वो आप लोगों से ये चीज़ें भी पूछ लेता है कि अगर ये अल्फा बीटा थे तो नए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना जिसके रूट्स 2 अल्फा एंड 2 बीटा हो रहा है, 3 अल्फा एंड 3 बीटा हो रहा है, 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1 टाइप हो रहा है, अल्फा बाई बीटा एंड बीटा बाई अल्फा टाइप हो रहे हैं। अब वो चीज़ें करना जानते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ तक तो लाइफ अपनी सॉर्ट ऑफ सॉर्टेड थी। एक और जैसे ऐसे पूछ रहा हूँ मैं, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, नहीं बताओ कितने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं जिनके रूट्स 2 एंड -3 हो रहे हैं। तो बच्चों को लगता है सिर्फ एक ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसा हो सकता है जिसके रूट्स ये हो रहे हैं, क्योंकि वो लोग ये कहते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो उनको लगता है सिर्फ और सिर्फ सर ये बन सकता है। तो नहीं बेटा, पूरी की पूरी इक्वेशन को अगर मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया होता तो ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया होता। पूरे के पूरे इसको मैंने माइनस से मल्टीप्लाई अगर कर दिया होता तो ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया होता था। जैसे इनफाइनाइट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बन सकते हैं जिसके 2 गिवन रूट्स हो। मेरा मेजर रीजन ऑफ कॉलिंग यू आउट फॉर टुडेज सेशन इन इटसेल्फ इज दिस सेट ऑफ क्वेश्चंस। अब प्लीज समझो, आप लोगों को ये दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 99x माइनस 100, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके रूट्स हो गए कुछ 2। आपको पूछा जा रहा है इस रूट्स के बारे में, ये एमसीक्यू क्वेश्चन है कि अब बताओ बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, बोथ आर पॉजिटिव, बोथ आर नेगेटिव, बोथ आर इक्वल, या फिर 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव, ठीक है। अब सुनो बेटा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का नहीं, यहीं का क्वेश्चन है। अब आप लोगों को करना क्या है, तो थोड़ा दिमाग लगाना शुरू करना पड़ेगा। बट वो करने के पहले मैं एक रैंडम सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, एक पॉजिटिव नंबर प्लस एक पॉजिटिव नंबर कितना होता है। वाह 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 वाह, रोक रहे, मैं डर गया था एकदम से। 2 पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करोगे तो क्या होगा, 2 नेगेटिव नंबर्स को अगर आप ऐड करोगे तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। 2 नेगेटिव को अगर ऐड करोगे तो -3 प्लस -5 नेगेटिव होगा। बट बेटा जब आप एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव को ऐड कर रहे हो तो आपका वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। यू आर नॉट श्योर क्या होने वाला है, ठीक है। तो कैसे 3 प्लस ऑफ -5 अगर तो -2 हो रहा है, पर वही 3 प्लस ऑफ -2 अगर होता है 1 हो रहा है। वैसे ही अगर मैंने पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई किया है तो आंसर पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो भी पॉजिटिव आएगा। बट एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव को मल्टीप्लाई कर दो नेगेटिव आएगा। ये बेसिक ना दिमाग में याद रखना है, ये समझा हुआ है। आई एम होपिंग ये चीज़ों पे रटने का कुछ नहीं है, ये चीज़ों को हम यूज़ करने वाले हैं। अब वो कैसे यूज़ होगा तो वो समझने के लिए देखो, यहाँ पे पहले मैं क्या अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी बता सकता हूँ, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -100। तो देखो तुमको बोथ पॉजिटिव तो हो ही सकते, क्योंकि दोनों पॉजिटिव होते तो प्रोडक्ट पॉजिटिव आना चाहिए था। बोथ नेगेटिव भी नहीं हो सकते,
क्योंकि अगर बोथ नेगेटिव होते तो भी प्रोडक्ट पॉजिटिव आता, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वाला ही ऑप्शन बच रहा है, ठीक है। बट सर बोथ इक्वल भी तो हो सकते थे, तो बोथ अगर इक्वल होते थे तो आपका डी 0 के बराबर आता। डी तुम ओरली देख पा रहे हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर नहीं आ रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखो हम लोगों को ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ना पहले ये निकाल के अपना ऑप्शंस एलिमिनेट करना पड़ जाएगा। बोथ पॉजिटिव क्यों नहीं है बेटा, का बोथ पॉजिटिव होते तो प्रोडक्ट तो पक्का से पॉजिटिव आना चाहिए था, जो है ही नहीं, तो कट गया। हनी है, हाँ ये हाँ। बोथ अगर नेगेटिव होते तो भी प्रोडक्ट मेरा पॉजिटिव आना चाहिए था, वो भी नहीं आया हुआ है, मतलब पक्का से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो सकता है इसमें का, ठीक है। और देखो तभी तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, उसका सम पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता था, तो वो आ रहा है यहाँ पे नेगेटिव हो रहा है। तो हो सकता है जो नेगेटिव वाला नंबर हो वो ज़्यादा बड़ा हो, मतलब माइनस 101 हो, और जो पॉजिटिव वाला नंबर हो वो छोटा हो, ये ऐसा हो, ठीक है। हाँ अब तो बोल तो क्या बेटा, बेटा इसको अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो मेहनत लग जाएगी आप लोगों को। देखो पहली बात तो इसका स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म हो नहीं रहा है, ठीक है। दूसरी बात, इसका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से अगर मैं इक्वेशन निकालूंगा, सोल्यूशन निकालने की कोशिश करूँगा, तो तेरा आ जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो माइनस 99 प्लस एक, तो 99 का स्क्वायर मेरे को आता नहीं, वो करने के बाद मैं प्लस कर लूँगा उसका अंडर रूट, मेरा परफेक्ट रूट निकलने नहीं वाला है। स्मार्ट, मुझको दिखा नहीं, उसका स्प्लिटिंग ईजी है, बट स्टिल अगर मान लो यही चीज़ होती तो शायद से आपका आंसर नहीं आ रहा था। हाँ बोलो सर। जब माइनस सी रहता है तब मोस्टली ऐसा कुछ नहीं है, अपना रूल बना के रट के नहीं जाना है कुछ भी, अपने को वहीं पर दिमाग लगाना है, आपको एमसीक्यू बेस्ड में ही आने वाला है ये, ठीक है ना। अब देखो इसी के और क्या एक्सप्लेनेशन इसका, देख ये है, ये है, टिक मारो, खत्म हो गया क्वेश्चन रिपीट। इसमें क्या रिपीट हो रहा हूँ, क्वेश्चन वही है बच्चा, तेरे को ये इफ व्हाट आर, छोड़ जाना, मेरे को आती नहीं थी इंग्लिश बेटा। नेक्स्ट गाइस ये देखिए, सिमिलर पैटर्न का ही क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसके बोथ द रूट्स वाले वाली बात वापस से हुई है, बोथ पॉजिटिव बोथ नेगेटिव बोथ इक्वल या अपोजिट साइंस, ठीक है। अब देखो वापस से मैंने अपना वही शुरू किया, क्या अल्फा प्लस बीटा मेरा पॉजिटिव आ रहा है, अल्फा इंटू बीटा मेरा पॉजिटिव आ रहा है। एक काम अनन्या, उसको दिख नहीं रहा, अंधी अनन्या नहीं, कैसा नाम, हाँ ये अनन्या स्विच का, उसको जगह दिख ही नहीं रहा। अब ये देखो तुम्हें ये तो पता है बोथ का प्रोडक्ट तुम्हारा कितना आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो अगर प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है मतलब बोथ या तो पॉजिटिव है या बोथ नेगेटिव है, ठीक है। अपोजिट साइन वाला ऑप्शन कट गया है, और तुम्हारा सम पॉजिटिव आ रहा है, दो नंबर का सम पॉजिटिव आ रहा है, तो या तो बोथ पॉजिटिव हो सकते हैं या फिर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो सकता है। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव वाला हमने रिजेक्ट कर दिया था, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बोथ पॉजिटिव वाला ऑप्शन बच रहा है। आई एम प्रीटी श्योर ये भी x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2 या फिर x इक्वल टू 3 से आप सॉल्व कर सकते थे, बट सॉरी, ठीक है। जैसे मैं बता रहा हूँ लोगों को, वैसे उसके नो रियल रूट्स वाले सिचुएशन में जा रहा है, बस जस्ट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, फेयर इनफ है। नेक्स्ट वाले पे बढ़ते हैं बच्चा लोग, अभी अपन लोग। अब हाँ बेटा एक चीज़ और, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें इस टर्म को क्वाड्रेटिक टर्म बोलते हैं, इस टर्म को लीनियर टर्म बोलते हैं, और इस टर्म को कांस्टेंट टर्म बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखो, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज निगेटिव ऑफ द अदर, एक जीरो दूसरे का निगेटिव है, तो मतलब क्या हो जाएगा सर, अल्फा और ये माइनस अल्फा, तो देखो इनका सम ऑफ रूट्स कितना आना चाहिए था मेरा, माइनस बी बाई ए, तो 0 इज इक्वल टू माइनस ए, तो ए की वैल्यू 0 आ रही है। तो अब इसके चार ऑप्शंस मैं लिख रहा हूँ, इट हैज़ नो कॉन्स्टेंट, नो लीनियर टर्म एंड constant term is negative, it has no linear term and constant term is positive,
कैन हैव लीनियर टर्म एंड कांस्टेंट इज पॉजिटिव, कैन हैव लीनियर टर्म एंड कांस्टेंट इज नेगेटिव। तो देखो आप लोगों को वैसे ही दिख गया ये 0 के बराबर है, ये नहीं है, तो ये 0 के बराबर है, पक्का से लीनियर टर्म नहीं है हमारा, तो ये दो तो ऑप्शन मेरे वैसे ही कट गए। अब ये जो कांस्टेंट टर्म जो था वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो समझने के लिए देखो, मेरा एक रूट पॉजिटिव है, दूसरा रूट नेगेटिव है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा मेरा नेगेटिव, विच शुड हैव बीन इक्वल्स टू सी बाई ए, तो बी मेरा पक्का से क्या हो रहा है नेगेटिव हो रहा है, तो मेरा आंसर ए हो जाएगा। समझा चीज़ क्या हो रही है आप लोगों को? ये देखो अब ये चीज़ें ना आप 1000 क्वेश्चन भी कर लो तो 1001वीं क्वेश्चन आ जाएगी इसकी, आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि कैसे निकालते हैं और थोड़ा सा वहाँ पे सोचना आना चाहिए, तो आप लोगों का हो जाएगा। माइनस सी बाई ए, बेटा माइनस बी बाई 1 कैसे ले गए अपन लोग, सी बाई ए ले गए ना, ठीक है ना। अब ये देखो गाइस 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 गाइस, हाँ सी निकालने वाला देख, तेरा एक पॉजिटिव रूट है बेटा, एक नेगेटिव रूट है, तो उनका प्रोडक्ट हमेशा नेगेटिव होने वाला है। अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसा कुछ तो भी था, ठीक है, इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू सी बाई ए के बराबर होता है, तो दैट वाज इक्वल टू अल्फा इंटू माइनस अल्फा इन नेगेटिव अल्फा स्क्वायर, यानी नेगेटिव आंसर हो रहा है। तो ये अगर नेगेटिव है तो ये तो पॉजिटिव है, तो बी को पक्का से नेगेटिव होना पड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए बच्चा लोग, इफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आर इक्वल, ठीक है, आर इक्वल, तो ये भी अल्फा है ये भी अल्फा है। अब देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, C and A have opposite signs, C and B have opposite signs, C and A have same sign, C and A have, ओ भाई सेम सेम कैसे हो गई, एक अपोजिट साइन होगा शायद से, ठीक है ना। अब देखो आप लोगों को ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि दोनों के दोनों रूट्स क्या है पॉजिटिव है, अच्छा दोनों के दोनों रूट्स क्या है सेम है। अब प्लीज़ 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 मैं बैक करके आप लोगों को एक चीज़ बोल रहा हूँ, देखो यस ये क्वेश्चन हम लोग शायद से बी स्क्वायर माइनस 4ac कुछ 0 के हिसाब से भी कर सकते होंगे, मेरे को नहीं आइडिया अभी के लिए, क्योंकि मैं चैप्टर नंबर 2 के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ अभी का आपको। तो एक बार देखो, तुमको ये पता है इसका सम ऑफ रूट्स तो पता नहीं, बट अगर दोनों की दोनों ये है तो इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। खुद अल्फा पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसका स्क्वायर तो पॉजिटिव हो रहा है, मतलब मेरा प्रोडक्ट जो था वो प्रोडक्ट मेरा पॉजिटिव आ रहा है। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, सी बाय ए पॉजिटिव है, अगर सी बाय ए पॉजिटिव है तो सी और ए का सेम साइन होना चाहिए, वो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, बट तभी उनका डिवीजन मेरा पॉजिटिव होने वाला है, तो सी एंड ए हैव सेम साइन, किस्सा खत्म, बचे ऑप्शन देखा ही नहीं, ठीक है। तुम लोगों के 10th स्टैंडर्ड में तुम लोगों को एमसीक्यू में सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट नहीं होने वाले हैं, फेयर है हाँ। अब देखो, अब अगर इसी को अगर आप लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 से करना चाहते हो तो बेसिकली बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac, ठीक है। ये चीज़ तो पॉजिटिव ही हो रही है, बी कुछ भी हो उसका स्क्वायर क्या हो रहा है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इज इक्वल टू 4 इंटू ए इंटू सी, ए और सी या तो दोनों पॉजिटिव हो गए तभी आप लोगों का आरएचएस भी पॉजिटिव होगा, या ए और सी दोनों के दोनों नेगेटिव हो गए तो भी आप लोगों का आरएचएस नेगेटिव ही होगा, पॉजिटिव ही होगा, बट ए और सी अगर अपोजिट साइन के हो गए तो नहीं चलेगा, तो इसका मतलब ए एंड सी आर शेयरिंग द सेम साइन। यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोगों को क्या चल रहा है पक्का से। तो ये गाइज मेरे साइड से चैप्टर नंबर 2 का भी एक जो मेरे को ब्रीफिंग अप देना था वो हो गया। चैप्टर नंबर 3 मैं आप लोगों को ज़्यादा समझा नहीं रहा हूँ, मैं वर्डेड प्रॉब्लम्स के डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, मैं क्लियरली बता आप लोगों को, ठीक है। जिन लोगों को वर्डेड प्रॉब्लम का इशू है या तो उसका छोटा सा वीडियो जो भी है वो मांगो, उसका एक देखो, बचे हुए खुद से करो, या फिर अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा तो मुझसे मिलो, मेरे साथ बैठो और करो, ज़्यादा समय नहीं लगेगा दोनों चीज़ों में, फाइन। पहले देख लो आप लोग क्या कहते हैं चैप्टर नंबर 3 के ना, कई बच्चे मैंने लास्ट ईयर भी देखे हैं, ये लोग ना ग्राफ की प्रैक्टिस नहीं करते, ये सोचे छोड़ना है ग्राफ है ना, फुल कोर्स पेपर भी जब देते हैं अभी ग्राफ नहीं करना है, ग्राफ पेपर कैरी नहीं किया है, मेरे पास है नहीं, प्लीज़ ग्राफ के ढंग से प्रैक्टिस कर लेना, ग्राफ के क्वेश्चन को पूरा पढ़ना। अगर मान लो आप लोगों को उसने बोला है कि दो लाइंस का इंटरसेक्शन और वाई एक्सिस के बीच में जो ट्राइंगल बन रहा है उसका कोऑर्डिनेट लिखो, शेड करो, जो भी एक्स्ट्रा की चीज़ें जो मांगता है आप वहाँ पे तो कर लोगे। कोऑर्डिनेट जैसी चीज़ है, एरिया जैसी चीज़ है आपको निकालने के लिए आई है, तो यस ग्राफ पेपर के वहाँ पे भी कर लेना। साथ ही साथ में जो आपकी रूल शीट होती है ना,
वहाँ पे भी कर लेना, 2 बार कर लेना, ज़्यादा मार्क्स मिलते ऐसा नहीं है, इट्स पॉसिबल, जो बहुत रेयर चीज़ है। कभी कभी क्या होता है ना, आपने ग्राफ पे किया हुआ अगर है तो मैं वो ग्राफ देकर टिक मार के बच्चा पढ़ते नहीं है, फिर उनको लगता है आपने किया नहीं है। वैसे बहुत रेयर चीज़ है, यानी लाख में से 1 बार होगा, बट वो 1 बार आपके साथ ही होने वाला है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना, इसलिए कर लेना। और कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, रूल शीट में करते हैं, जहाँ पे बचा हुआ कैलकुलेशंस भी आता है, मैम को दिखता ही नहीं है वो रूल शीट पे क्या क्या किया हुआ है, वो ग्राफ पे आंसर ढूंढती है, आपने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, मार्क्स कट जाते हैं। वैसे अगेन इट्स CBSE नॉट स्कूल, यानी बोर्ड का पेपर तो बहुत ध्यान से चेक किया जाता है, उनको पता होता है कि बच्चे यहाँ पे या वहाँ पे किए हुए होंगे, बट प्लीज़ थोड़ा ध्यान से करेंगे, ठीक है। प्लस आप लोग जब वो ग्राफ को अटैच करते हो, वैसे आपके स्कूलों ने भी बताया, आपने कई बार पेपर दिया हुआ है, याद से मेक श्योर आप लोगों ने पेपर के बीच में, 2 पेपर के बीच में अटैच किया हुआ हो। उसका मेजर रीज़न ये रहता है कभी कभी फट जाता है वो, ठीक है, वो इधर उधर मैन हैंडलिंग वगैरह के हिसाब से वो गिर गया गलती से, तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में तुम लोग। तुम केस कर दो CBSE के ऊपर, कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तुम लोगों को 2 पेपर के बीच में आएगा कि तब फट गया तो पेपर के इसमें दबाई हुए वो बच जाता है। तो एक ये चीज़ प्लीज़ आप लोग ध्यान रखोगे। नेक्स्ट आप लोगों को ना कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी का जो टेबल था पता होना चाहिए। बेटा कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है, एक या इनफाइनाइट सोल्यूशन जैसे चल जाएगा। इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, एक भी नहीं, मतलब पैरेलली। तो कंसिस्टेंट में आपके इंटरसेक्टिंग मतलब यूनिक सोल्यूशन वाले भी आ जाएंगे, मतलब A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 वाले भी, और साथ ही साथ में आप लोगों को इनफाइनाइट सोल्यूशंस वाले भी आ जाएंगे, A1/A2 इज इक्वल टू B1/A2 इक्वल टू C1/C2 वाले, जिसको अपन कोइंसिडेंट लाइंस बोलते हैं। अब सुनो, आपके एनसीईआरटी में ना जब ये ग्राफ का चल रहा था, तब आई थिंक वो 2 बार 3 बॉल वगैरह जो क्वेश्चन कुछ है, वो बच्चों वहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है सॉल्व ग्राफिकली, ठीक है। कई बार बच्चे लोग उसको ना ये सोचते हैं कि हम वर्डेड प्रॉब्लम जैसा सॉल्व करने की कोशिश कर लेते हैं इसको, और उसका सोल्यूशन को 0 इक्वल टू -3 ऐसा कुछ रैंडम आ जाता है। बेटा वो इसीलिए आ रहा है क्योंकि इसका नो सोल्यूशन पॉसिबल वाला सिचुएशन था। तो आप बहुत स्ट्रेस आउट मत हो जाना उस चीज़ में। एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में ऐसा नहीं देगा कि सॉल्व दिस बाय एनी ऑफ दी मेथड्स और उसमें नो सोल्यूशन वाला क्वेश्चन दे दिया, ऐसा नहीं करेगा यार वो, ठीक है। आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड दोनों का बेसिक्स पता होना चाहिए। भले आपका फेवरेट कोई होगा, बट आपको दोनों का इसलिए बेसिक पता होना चाहिए क्योंकि आप लोगों को डायरेक्टली वहाँ पे लिखा हुआ आ सकता है सॉल्व दिस बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। आप लोगों से प्लीज रिक्वेस्ट है, हर एक वर्डेड प्रॉब्लम को ढंग से करोगे आप लोग, हर एक पैटर्न को। आप लोग के ग्रुप पे पूरे वीडियोस डाले हुए थे पहले, अगर आपको चाहिए किसी को इंडिविजुअली कि मुझे चैप्टर का चाहिए, मिल नहीं रहा है ग्रुप पे, या फिर पर्टिकुलर टॉपिक का चाहिए या ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का चाहिए है, आप मुझे बोलो, मुझे पता है कि कौन सी चीज़ में कहाँ से मैं और शॉर्ट करके ढूंढ सकता हूँ कि हाँ मैंने यहाँ पर रिकॉर्डिंग की हुई थी, तो आपको वो भी मैं दे पाऊंगा। ये चैप्टर नंबर 3 हो गया। चैप्टर नंबर 4 अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना स्ट्रेस आउट नहीं करता है बच्चों को, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डी फॉर्मेट ही इतना यूज कर लेते हैं कि वो करते करते स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म भूल जाते हैं। बट आई वुड बेग अगेन कि स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म एक बारी के लिए आप लोग गो थ्रू करके चले जाना, कम चांस है डायरेक्टली स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म पूछे। प्लस आई थिंक कुछ सैम्पल पेपर्स में गलती से कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर रूट मेथड आया हुआ है, वो सैम्पल पेपर में या इंटरनेट के पेपर में या कोई पुराने पेपर में मुझे पता नहीं है, वो नहीं है आप लोगों को, 3 साल से नहीं है, रादर 3 साल से कटा हुआ चल रहा है। आपको आई थिंक 12th में थोड़ा सा काम में आता है, बट वो इतनी मेच्योरिटी बढ़ जाती है तब तक के कि आप लोगों को तब वो फट से समझ में आता है, इतना स्ट्रेस आउट नहीं होता है उसका। मुझे ज़्यादा अभी ना मैसेजेस आ रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वर्डेड प्रॉब्लम्स के लिए, उसमें भी मेजरली स्पीड डिस्टेंस टाइम के इसके आ रहे थे कि सर लीनियर इक्वेशन का भी स्पीड डिस्टेंस टाइम और इसका भी। तो पहले सुन लो, लीनियर इक्वेशन के स्पीड डिस्टेंस टाइम वाले इसमें आपको सिर्फ हाईवे वाले क्वेश्चन है, वो पार्शियली बाय ट्रेन, पार्शियली बाय वो वाले जो थे वो नहीं है, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाले नहीं है आप लोगों को। तो किसी को अगर वो हाईवे का चाहिए कि अपोजिट साइड सेम साइड वाला, अब आपकी मेच्योरिटी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, आप उसको 1.5 की स्पीड में भी देखोगे या 2 की स्पीड में भी देखोगे, 2x की स्पीड में, तो भी फट से क्लिक हो जाएगा आप लोगों को। एक बार समझा, बचे हुए आपने 2 क्वेश्चन तो शायद वो वीडियो में किए हुए, वो खुद से कर लोगे यार। अदर बच्चे लोग इस समय क्या करते हैं, सिर्फ इक्वेशन आते हैं, हाँ इससे आगे सॉल्व कर लूंगा, सर की इक्वेशन यही है, आगे बढ़ो, ठीक है। आप लोगों को अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के जो क्वेश्चंस है वो आप लोगों को है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, ठीक है ना, आप लोगों को इसके अंदर नहीं है। तो अगर आप लोगों को क्वाड्रेटिक के भी वीडियोस चाहिए है वर्डेड प्रॉब्लम्स के, तो प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट करो, या स्पेसिफिकली कोई इसका चाहिए है तो। जैसे आप लोगों को इसमें एक और एक इशू आता है, तूने कौन सा भेजी थी मुझे वो, अभी मेरे को कल वॉइस नोट भेजा था तूने, ये फिक्स चार्जेस और वेरिएबल वाले चार्जेस का, वो वैसे बहुत ईजी है, पर बच्चों को मेजरली कन्फ्यूजन क्या होता है, 3 दिन का एक फिक्स चार्ज है तो 3x लूँ कि x लूँ। तो देखो एक क्वेश्चन आपको जैसे बता दे रहा हूँ, एक लाइब्रेरी है, 7 दिन एक बच्चे ने लेंड किया था, उसने 10 रुपये भरा, और 15 दिन लेंड किया था 100 रुपये भरा, कुछ ऐसा है। उसे पहले 3 दिन का फिक्स चार्ज है और बचे हुए हर दिन का एक एडिशनल चार्ज है। तो पहले 3 दिन का चार्ज फिक्स है ना, तो उसको 3x नहीं लेना है, उसको x ही लेना है, 3 दिन का x। बचे हुए 4 दिन का
4y हो रहा है। अब यही अगर मान लो आपको ऐसा आ गया है क्योंकि देयर आर रजिस्ट्रेशन चार्जेस एंड देन पर क्या बोलते पर डे या पर जो भी रहेगा चार्जेस, फॉर एग्जाम्पल एक घर है उसके अंदर आप लोगों को बोला गया है क्लियरली कि आपको रेंट भरना ही है, आप 1 जन रहो या 100 जन रहो, बट फिर पर हेड आपको खाना जो हम प्रोवाइड करेंगे उसका एक्स्ट्रा चार्ज भरना पड़ेगा। तो आप रेंट को फिक्स्ड x मान लोगे और अगर 100 लोग हो तो प्लस 100y चलेगा, यही 50 लोग हो तो x प्लस 50y चलने वाला है। ठीक है, एक बार जस्ट मैंने ऊपर से बता दिया आप लोगों को। तो चैप्टर नंबर 3 का तो वैसे हो गया है। चैप्टर नंबर 4 में नेचर ऑफ रूट्स, प्लीज 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 सुन लो। नेचर ऑफ रूट्स के अगर किसी का पूरी पढ़ाई हो चुकी है वो नेचर ऑफ रूट से कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर चाहता है तो मुझसे मांग लेना, मैं आप लोगों को वर्कशीट भेज दूंगा, उससे ना बहुत प्यारे 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 क्वेश्चन है। अगर कोई चाहता है कि नहीं सर अभी जैसे सेंटर पॉइंट वाले कि हमारी कल पेपर जान दो फिर मैं आपके साथ बैठ के करूंगा, वो भी चलता है, बट प्लीज़ आप मुझसे हर चीज़ कम्युनिकेट करो कि मैं उस हिसाब से आप लोगों को डायरेक्ट कर पाऊँ। उसके अंदर नेचर ऑफ रूट्स में वो सिंपल सिंपल वाले क्वेश्चन ही बताओ रियल रूट्स है या रियल रिपीटिंग रूट्स है क्या है, या के की वैल्यू ढूंढो सच दैट ये ब्ला 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 ब्ला। वैसे नहीं, उसके और हायर लेवल के हैं जो बोर्ड्स में आ चुके हैं, बट बोर्ड्स में वो तब आए थे जब वो हाफ टर्म हाफ ऑफ पेपर होता था, हाफ ऑफ पेपर में थोड़ा डिफिकल्ट होता था, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पूछेगा नहीं सर। ठीक है, यस बेसिक वालों को नहीं पूछेगा वो, ठीक है, बट स्टिल बेसिक भी यहाँ पे जो बच्चे हैं उन लोगों को मेजरली सब बच्चों का इतना मेच्योरिटी अब बढ़ चुका है कि वो लोग ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो प्लीज अगेन 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 कम बैक टू मी फॉर इट। नाउ कम्स अप 5th चैप्टर एपी। हाँ सॉरी, देखो मैं जस्ट एक और बता देता हूँ, नहीं एक बार जाओ, एक जाओ, मुझे पता नहीं कंपाउंड इंटरेस्ट वाला कौन सा वर्डेड प्रॉब्लम है, लीनियर या क्वाड्रेटिक में, एक बार मुझे दिखाना, ठीक है ना। आप लोगों को प्रॉफिट लॉस वगैरह वाले ना वैसे मेजरली नहीं पूछते हैं, और मैं वो कॉमन इसमें वैसे ही नहीं पढ़ाता हूँ कि मेजर बच्चों को 8th में ही जब वो कंपेयरिंग क्वांटिटीज था तब उन्होंने आत्महत्या करने का सोचा हुआ था, ठीक है, और तुम लोगों ने तो वैसे ही कोविड था, तुमने तो वो भी नहीं सोचा होगा, ठीक है ना। तो सुनो प्लीज, अभी किसी को अगर वो पढ़ना है वो पैटर्न ऑफ क्वेश्चन मेरे पास इंडिविजुअली आना, ठीक है ना, ये कॉमन क्लास में नहीं आना, या 2-2 3-3 के पेयर में आना, सिर्फ 15 बच्चे आगे वैसे मत करना उस चीज़ का, ठीक है। सेकेंड, अब आप लोगों को जस्ट बता देता हूँ, अगर मान लो एपी के इसमें आपको सिंपल इंटरेस्ट की बात आ रही है कि ये सिंपल इंटरेस्ट आपका एपी बनता है नहीं बनता, तो हाँ वो बनाता है, और कंपाउंड इंटरेस्ट एपी बनाता है नहीं बनाता है, तो नहीं वो नहीं बनाता है, ठीक है। एपी की भी मेच्योरिटी वैसे मेजरली बच्चों को होती है, बट एक पैटर्न ऑफ क्वेश्चन जिसमें थोड़ा स्ट्रगल करते हैं बच्चे लोग, तो वह SN = n² - 4n, या ऐसे कुछ भी क्वेश्चन जो है हमारा, ठीक है, इससे एपी बना के दो, तो प्लीज़ इसका ना एक फॉर्मेट रट के जाओ आप लोग अब, ठीक है ना। S1 निकालेंगे, S2 निकालेंगे, S3 निकालेंगे, S4 निकालेंगे, ठीक है। A1 मेरा बच्चा लोग S1 के बराबर हो जाएगा, A2 मेरा S2 - S1 के बराबर हो जाएगा, A3 मेरा S3 - S2 के बराबर हो जाएगा, ऐसे करके मैं निकाल लूँगा, फेयर इनफ है, बस बहुत हो गया, तो इतने ही यहाँ तक है, ठीक है। तुमने 3 टर्म निकाला, तुम्हारे को कॉमन डिफरेंस मिल गया, तुम्हारे को एपी समझ में आ गया, मैं 50वां टर्म मांगू या कुछ भी रैंडम चीज़ें मांगू, पहले समझो, पहले 10 टर्म्स कुछ भी मांगू, आप कर सकते हो इसमें। देख लो S1 क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर -4 × 1 विच इज़ -3, 2 का स्क्वायर -4 × 2 मतलब -4, फिर ये हो जाएगा कितना, 3 का स्क्वायर -4 × 3 मतलब -9 - 12 -3, यहाँ तक है, ठीक है आप लोगों का। फिर ये तो एपी बन ही नहीं रहा है, अबे वो एपी बनने भी नहीं वाला था भाई लोग, तुम्हारा एपी क्या बनने वाला था, ये यहाँ से बनने वाला था, तो तुम्हारा A1 कितना हो चुका है, S1 के बराबर, A2 क्या हो चुका है, S2 - S1 के बराबर, और ये क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये, तो ये देखो ये एपी दिख रहा है तुम लोगों को, कॉमन डिफरेंस कितना हो गया बच्चों को इसका, 2, फेयर इनफ है। एक सेंटर पॉइंट का जो अमंग्स फेवरेट क्वेश्चन है कि सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, मैं रैंडम से बना रहा हूँ कुछ, मे बी सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 100 एंड सम ऑफ नेक्स्ट 10 टर्म्स इज मे बी 150, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट 10 टर्म्स का मतलब क्या हो रहा है, देखो इसका मतलब होता है A1 A2 का सम कहाँ तक है, A10 तक है, इज इक्वल टू 100। नेक्स्ट वाले का मतलब सम ऑफ नेक्स्ट 10 टर्म्स मतलब A11 + A12 करते 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 A20 तक है, दैट इज मे बी 120, ठीक है। यहाँ से एक इक्वेशन बन जाती है S10 = 100 अगर है तो n/2 2a + n - 1d = 100, ये एक इक्वेशन बन जाती है। अब ये यहाँ से अगर करना है तो आपको क्या बोला गया, सम ऑफ नेक्स्ट 10 टर्म्स, क्या इसको मैं S20 - S10 लिख सकता हूँ, मतलब पहले 20 टर्म्स का सम माइनस पहले
10 टर्म्स का सम, वैसा कर सकता हूँ भाई लोग, पक्की बात है। तो उसको करके इज इक्वल टू 150 हो रहा है। अब ये इसकी वैल्यू तो लकीली मुझे 100 दी गई थी, तो S20 माइनस 100 इज इक्वल टू 150, तो ये 250 हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही S20 हो जाएगा, आ गया किस्सा खत्म है आप लोगों का। अब दूसरी इक्वेशन, दो वेरिएबल से सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हो, पक्का। अब एक और क्वेश्चन जो अच्छा खासा फेमस है और बेसिक वालों को भी पूछा जा सकता है, फाइंड द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, या विच टर्म विल बी फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो कुछ मान लो 121, 117, 113 डॉट 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 डॉट, ठीक है। तो देखो आप लोगों को मैं दो तरीके बता रहा हूँ। पहला जिसमें पक्का से आपको 4 on 4 या 3 on 3 या 2 on 2 जो भी जितने मार्क्स का वो मिलेगा, तो वो देख लो। फर्स्ट नेगेटिव टर्म मतलब nth टर्म में नेगेटिव मान रहा हूँ, तो मैंने लिया an इज लेस दैन 0। समझ में आ रहा है यहाँ तक कि आप लोगों को। तब देखो ये क्या जाएगा, a प्लस n माइनस 1 d इज लेस दैन 0, 121 माइनस 4n प्लस 4 लेस दैन 0, 125 माइनस 4n इज लेस दैन 0। प्लीज़ मेरे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, आगे की स्टेप रट लो, ठीक है ना। आप लोगों को इन नेगेटिव टर्म को यहाँ पे ट्रांसपोज करना है और पॉजिटिव बनाना है, ठीक है ना। प्लीज़ 125 इज लेस दैन 4n, हमने इसका पूरा का पूरा सेंस ऐसा क्यों करते हैं वो सब समझा हुआ है, क्यों नेगेटिव नेगेटिव को काट नहीं पाते हैं यहाँ पे इनइक्वालिटीज़ में, सब समझा हुआ है हम लोगों ने, ठीक है ना। हाँ ठीक है। तब देखो अब ये 4 को यहाँ पे डिवाइड करूँगा तो 31.25 इज लेस दैन n, या n इज ग्रेटर दैन 31.25। तब n ग्रेटर दैन 31.25 का मतलब क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 32 हो जाएगी, मतलब 32nd टर्म जो रहेगा वो मेरा क्या रहेगा, फर्स्ट नेगेटिव टर्म रहने वाला है। अब ये तो आपका जितने मार्क्स उसमें पक्का पूरे मिलने वाले। नेक्स्ट वाला मैं अगर चेकर हूँ और मूड भी अच्छा है तो भी मैं आधा 1 मार्क तो काटूंगा जो नेक्स्ट तरीका है उसका, ठीक है। तो एक बार देख लो क्या बोल रहा हूँ मैं सिंपली क्या करूँगा ना, an इक्वल टू 0 बोल रहा हूँ मैं। अब इक्वल टू 0 तो भटभट भटभट तुमको जैसे सॉल्व करना तुम कर लोगे। तुम जब करोगे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू 0, अब ये हो जाएगा 121 माइनस 4n प्लस 4 इक्वल टू 0, 125 माइनस 4n इक्वल टू 0, 125 इक्वल टू 4n, तो n की वैल्यू 31.25 आ रही है। फिर आप बोलोगे अरे ये तो पॉसिबल ही नहीं है, n की वैल्यू मेरी हमेशा 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 क्या आनी चाहिए थी, एक नेचुरल नंबर आनी चाहिए थी, बट ये नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है, तो फिर कैसा, कुछ नहीं, नेक्स्ट नेचुरल नंबर लिख दूंगा, इम्प्लाइज n इक्वल टू 32, खत्म। तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म मुझे 32nd टर्म पे मिल रहा है। बिल्कुल अच्छा तरीका नहीं है, बट वो बच्चे जिनको फर्स्ट नेगेटिव टर्म वाले से थोड़ा खौफ है उनके लिए बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। समझ में आई चीज़ क्या हो रही है, पक्का बढ़ सकते थोड़ा सा और आगे अभी, ठीक है। अब बेसिकली आप लोगों को ना कुछ वर्डेड प्रॉब्लम्स रैंडम वाले आ सकते हैं, वो केस स्टडी बेस में अभी मेजरली आ रहा है आप लोगों को जो, तो उसको ना ढंग से पढ़ना। कई बार बच्चों के साथ क्या होता है ना, केस स्टडी पढ़ के कुछ समझ में आता नहीं, साला बोलना क्या जाता है, बिल्कुल सही बात है, नहीं समझ में आता, मैं तो पढ़ता भी नहीं, इसलिए मैं पहले क्वेश्चन देखता क्या मांग रहे हैं फिर मैं केस स्टडी पढ़ लेता हूँ मेजरली। कई बार क्या होता है पूरी की पूरी अर्थ के बारे में बताया कि क्यों प्लास्टिक नहीं यूज़ करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, क्वेश्चन के अंदर उसने पता नहीं कोई और ही गाँव में मैंने फैलाया रहा था। तो बेटा वो पहले देख लो यार, तुम्हारे को अपनी ना सोशियोलॉजी या फिर ये सब चीज़ों के ऊपर में अर्थ को बचाने के चक्कर में नहीं पढ़ना है। तुम वो क्वेश्चन पढ़ो और ढंग से तुम लोग वो आ जाएगा मेजरली, तुमको बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन बेस्ड के नाम पे बाहर के क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। यस एक क्वेश्चन जो BBM का आया था जेड सेट का थोड़ा वियर्ड था समझने के लिए, पर तुम थोड़ा समय दोगे ना तुम्हें समझ में आ जाएगा। मिडिल टर्म निकालना था, अगर ऑड है तो n+1/2th वाला मिडल होता था, इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो n/2th वाला एंड उसके बाद वाला टर्म्स तुम्हारे मिडिल टर्म्स होते थे। ये तुम लोगों को एक बेसिक इन चीज़ों का आइडिया है। अनन्या तो बेसिक वाली स्टैंडर्ड वाली है, बहुत ही बढ़िया, ठीक है यहाँ तक के। हाँ एक वाला भी सब बता दो ना, वो आपने कराया था कि होम में बीच वाला था। अब देखो एक गंदा सा क्वेश्चन है बेटा, तुम्हारे NCERT का ही है, देखो तुमको दिखा देता हूँ यहाँ से ही। देखो ये AP के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में यानी वो लास्ट वाली एक्सरसाइज का है, वैसे कोई डिफिकल्ट नहीं है वो। ये देखो गाइस क्वेश्चन नंबर 4, देर आर 49 हाउसेस, ठीक है। जैसे आनंदा में ABCDEF दिया गया है, वैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करते करते 49 आप लोगों की बिल्डिंग्स है। उसमें कहीं तो भी एक बंदा खड़ा हुआ, उसने बोला कि मेरे पहले जितनी बिल्डिंग्स है उनके जो नंबर्स है उनका सम, और मेरे बाद में जितनी बिल्डिंग्स है उन सब नंबर्स का सम इक्वल आ रहा है, तो बताओ मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है,
1 2 3 ऐसी बिल्डिंग्स थी। ये बंदा कोई भी एक्स बिल्डिंग पे खड़ा था, ठीक है, तो ये x+1 x+2 करके 49 तक के, यहाँ तक है, ठीक है। उसका ये बोलना है भाई का अपने कि मेरा ये जो सम है और ये जो सम है वो इक्वल है, ठीक है। ये कराने के पहले जस्ट जिससे कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट हो जाए आप लोगों की, आपको मैं बता रहा हूँ, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, क्या बोल रहा हूँ मैं, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स होता है n इंटू n+1/2। अगर रटा हुआ है तो बहुत बढ़िया, 11th में बहुत काम में आ जाएगा आप लोगों को एक चैप्टर के अंदर। नहीं भी रटा हुआ है तो आप लोगों को अपने आप डेरिवेशन के समय आ जाएगा, इसलिए मैं जस्ट बता दिया, जिसको पता है उसको पता है, मेरे को नहीं पता था तो मैं नॉर्मल तरीके से कर रहा हूँ। देखो मेरा इसका सम इज इक्वल टू इसका सम हो रहा है, तो देखो इसका सम निकालना बड़ा आसान है, मुझे पता है कितने टर्म्स है, x-1 टर्म्स है, तो मैं लगाया n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो देखो ये जगह 2 प्लस x-2 तो x-1/2 इंटू एक्स, ये ठीक है, ये इसका सम था। अब मैंने इनका सम निकालना शुरू किया, तो पहले तो मुझे नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। तब देखो पूरे के पूरे कितने टर्म्स थे, 49 टर्म्स थे, उसमें से ये x टर्म्स हट चुके हैं, तो 49 माइनस x टर्म्स बच रहे। देखो अब ये n/2 2a प्लस n-1 d, 49 माइनस x/2 2x प्लस 2 प्लस 48 माइनस x, तो 49 माइनस x/2 50 प्लस x, कुछ ऐसा हो रहा है, ठीक है ना। अब ये दोनों को इक्वेट करोगे, सॉल्व करोगे, जो आंसर आएगा सो आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनेगा, आपका आंसर आ जाएगा। आई थिंक 34 या 37 कुछ ऐसा आ रहा था, मुझे ध्यान नहीं है। तो बेसिकली वो उत्वी बिल्डिंग पे खड़ा था, ये ठीक है। नेक्स्ट ट्राइंगल्स का आप लोगों को, हम फटफट करो इनको जो भी करना है। 24 का सेकंड पार्ट। नहीं है काम को, नहीं आएगा, मैंने आपको असोसिएशन रीजनिंग भेजी थी। वो भी काम के नहीं, तेरे को बोला था मैंने, मुझे अगर चाहिए तो मेरे पास अलग से आना, मैं बता दूंगा देखो। नहीं ना बच्चा, तेरे इतने टर्म्स का सम चाहिए था तुझे, 49 में से पहले 10 टर्म्स अगर हटा दूंगा मैं, वैसा है वो, ठीक है। गाइस प्लीज बातें नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, सॉल्व करना पड़ेगा, स्वाहा। चलिए गाइस बढ़े आगे। अब देखिए ट्राइंगल्स के अंदर वैसे पीपीटी का प्रूफ रटा हुआ होना चाहिए, और मेजरली बच्चों की एनसीईआरटी हो गई है, बट आप लोगों को जस्ट एक क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, जो बीपीटी का इसका सिमिलैरिटी के में नहीं है, वो एक्चुअल में जाता है यहाँ पे पाइथागोरस वाले एक्सरसाइज में, बट आप लोगों को बिल्कुल पूछा जाएगा इस बार, देखना। देखो उसमें क्या दिया हुआ है ना, हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया गया है ABC, राइट एंगल एट A, और यहाँ से एक AD हमें परपेंडिकुलर दिया गया है। फाइन, मुझे बोला गया है कि लेफ्ट साइड वाले ट्राइंगल और राइट साइड वाले ट्राइंगल को सिमिलर करना है। बच्चे लोग मेजरली क्या करते हैं बता आपको, तो सर ये इक्वल्स टू ये 90 डिग्री ईच, और सर ये इक्वल्स टू ये, पे कॉन्ग्रुएंसी नहीं करना है मुझे क्या करना है, सिमिलैरिटी करना है। तो प्लीज़ देखो, प्लीज़ समझो, प्लीज़ रट लो। आप लोगों को क्या करना पड़ेगा इसके अंदर, कोई भी एक एंगल को x मान लो पहले तो, ठीक है। अब मैं पहले वो ABC बड़े वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ये x है, ये पूरा का पूरा मेरा कितना है बेटा 90 है, तो उस कारण से मेरा बड़े वाले ट्रायंगल में ये 90 माइनस x हो जाएगा। अब मैं ये छोटे वाले ट्रायंगल की बात करूँगा, चलो उसमें ये x है, ये 90 है, तो अपने आप ये एंगल 90 माइनस x हो जाएगा। अब देखिए मेरे इस ट्रायंगल एंड ये वाले ट्रायंगल में मेरा ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल हो रहा है, और बचपन से ये और ये 90 तो मुझे पता ही था, तो दोनों ट्रायंगल्स मेरे ए से सिमिलर हो जा रहे हैं। गुड इनफ है ये चीज़ भी, पक्का
बेटा या तो वो बोल देगा ये ट्रायंगल सिमिलर कर दो आप लोग, या फिर वो सिमिलर क्या है सीपीएससी से इधर उधर क्रिस क्रॉस करके जो आता है वैसा तुमको दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है उसका, ये देखिए ये क्वेश्चन नंबर आई थिंक 2B और 3B वैसा वाला है। आपको ढूंढना पड़ेगा कौन से दो ट्रायंगल्स को सिमिलर करने का आपसे बोल रहा है। ठीक है, यहां तक है, कोई इशू इसमें किसी को, पक्का। अब देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ना ऐसे बॉदरिंग वाले क्वेश्चंस बहुत नहीं है, बट आप लोगों को सिंसियरली रिक्वेस्ट रहेगी, इसकी एनसीईआरटी बहुत अच्छी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। वैसे सब चैप्टर्स की एनसीईआरटी तो होनी चाहिए आप लोगों की, बट से इसकी एनसीईआरटी बहुत अच्छी है। इसके अंदर ना एक क्वेश्चन जस्ट मैं बताता आप लोगों को गाइस, आई थिंक सो दैट इज थर्ड सब पार्ट, आई एम नॉट श्योर, जो कभी डिस्कशन में आया ही नहीं, पता नहीं क्यों। आपको होमवर्क मिला, आप लोगों ने कर लिया, आपने पीछे से आंसर शायद चेक नहीं किया इसका, नॉट रियली श्योर। ठीक है, एक मिनट दीजिए, क्या 7.1 ना, उसका नो क्वाड्रिलेटरल करके आंसर है। वास्तव में वीडियो में भी रह गया उसका, होमवर्क देके फिर वो डिस्कशन नहीं हुआ था क्लास में, पता नहीं क्यों छूटा हुआ है तुम लोगों के साथ। 7.1 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड सब पार्ट देखना है उसका, ठीक है ना हम लोगों को। अब गाइस प्लीज थोड़ा सा ना मेरे साथ बेयर करना, ये ABCD मैं क्वाड्रिलेटरल के लिए क्या क्या करता था, 6 डिस्टेंसेस निकालता था। फाइन, कौन से, पहले चारों साइड्स और दोनों डायगोनल्स। देखो पहले मैंने AB का लेंथ निकाल रहा हूँ, तो √6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, प्लीज़ कोई भी ना चेक करते रहना मेरी कैलकुलेशन सही चल रही है नहीं चल रही है, ठीक है ना। 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, √1 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ये सही चल रही है ना। हाँ, AD 2 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, यहां तक है, ठीक है बच्चा लोग। अब देखो ये AC 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और BD 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, करेक्ट। ये चीज़ सही है क्या? हाँ, कोई कैलकुलेशन गलत है क्या, देख लो प्लीज़। अब देखो तुम लोगों का क्या होता है, ये चारों अलग दिखते हैं, तुम बोलते हो कि कोई स्पेशल क्वाड्रिलेटरल नहीं है। वैसे तुम लोग गलत नहीं हो, बट प्रॉब्लम क्या है तुमको बताता हूँ मैं। तुम्हारा ABCD, तुम्हारे AB की लेंथ √52 दी गई है, AC की लेंथ कितनी दी गई है मुझे, √85, और BC की लेंथ कितनी दी गई है, √13। ठीक है, एक संख्या, और BD की लेंथ कितनी दी गई है मुझे, √41। AD की लेंथ कितनी हो रही है मेरी, √85, और DC की लेंथ कितनी हो रही है मेरी, ये ना यहाँ पे वो क्वाड्रिलेटरल बनाता ही नहीं है। अब वो मैं रुक जाकर जाता हूँ, सम ऑफ टू साइड्स, तुम लोगों को ना एक्चुअल में 9th स्टैंडर्ड में को पार्ट खटा हुआ था कि सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल शुड ऑलवेज बी ग्रेटर दैन द थर्ड साइड। ये सुना है तुम लोगों ने? हाँ, ये सेकेंड वाली सब पार्ट था, नो क्वाड्रिलेटरल वाला। हाँ पक्का था ना? कि मेरे आंसर्स ऐसे नहीं आए कि मैं आपको फट से दिखा पाऊँ नो क्वाड्रिलेटरल वाले क्यों है। AC रूट मैंने क्या लिखा, चलो 85 √13, हाँ यही वाला तो करेक्ट मिल गया बस। अब देखो प्रॉब्लम क्या हो रहा है यहाँ पे ना, ये अगर क्वाड्रिलेटरल ABCD था तो दिस शुड हैव फॉर्म्ड अ ट्राइंगल, बट प्रॉब्लम क्या आता है ना, दिस डजंट फॉर्म अ ट्राइंगल। सर वाई? √52 इज गोइंग टू बी अप्रोक्सीमेटली 7 पॉइंट समथिंग, आई एम नॉट श्योर हाउ मच, अभी का 7.1 ले लेता हूँ मैं। √13 इज गोइंग टू बी बिटवीन 3 and 4, ठीक है, तो ये 3.5 ले रहा हूँ अभी के लिए मैं, ये भी कुछ 3.5 ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये दो चीज़ों का सम इसके बड़ा नहीं हो पाता है। साइड सम ऑफ साइड ऑफ टू सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, और वो यहाँ पे होता नहीं है, ठीक
ठीक है ना, वो उस कारण से इशू आता है। तो बच्चा लोग कभी अगर एग्ज़ाम में आप लोगों के साथ ऐसा हो जाए कि वो कोई स्पेशल क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब सब कुछ निकाल के ना एक बार ओवरऑल देख लेना कि कोई भी दो साइड का सम तीसरे साइड से बड़ा वाली प्रॉपर्टी को वायलेट तो नहीं कर रहा है। वो यहाँ पे कर रहा है और उसने एक ही क्वेश्चन दिया है जो आज तक के कोई भी एग्जाम से नहीं पूछा गया है, बीट स्कूल या बीएड बोर्ड्स के इसमें, पर ऐसा नहीं है, आप लोगों से पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, हाँ बोल बेटा। सम बड़ा होना चाहिए, दो साइड्स का सम हमेशा तीसरे साइड से बड़ा होना चाहिए। हाँ, तुम लोगों का वो 9th में क्योंकि प्रॉपर्टी कटी हुई चल रही है 2-3 साल से, तो उसलिए आई एम नॉट श्योर स्कूल वालों ने इस क्वेश्चन का क्या किया, तुम्हारे स्कूल वालों ने क्या किया था। √52 अगर है गाइस शान, पहले तो देखो वो अंडर रूट निकालना आना चाहिए लॉन्ग डिवीजन से, और दूसरी बात तुम्हारे को मैंने √49 यानी 7 होता है, √64 मतलब 8 होता है, तो इसके बीच में कहीं रहेगा ना, तो हिसाब से मैंने बेसिक यूज़ किया हुआ है। हाँ बेटा, कि since sum of two sides is not equal to third side, hence it is not forming a triangle। देखो वैसे ये देखो एक बार देखो, उससे बेटर बता रहा हूँ, ये सब कुछ करने की जगह पे ना इसको सिंपलेस्ट फॉर्मेट में लिख दो। √52 को मैं 2 × 2 × 13 मतलब 2√13 लिख सकता हूँ, तुमको डेसिमल में निकालना भी नहीं पड़ रहा है। तो देखो ये √13 प्लस ये √13 इक्वल टू 2√13 हो रहा है। अगर सम ऑफ टू साइड्स इज इक्वल टू थर्ड साइड हो रहा है तो वो कोलिनियर हो जाते थे, तो ये तुम्हारा क्वाड्रिलेटरल नहीं बना रहा है, ये तुम्हारा ट्राइंगल जैसा कुछ बना लेगा, जहाँ पे ए बी और सी तुम्हारे कोलिनियर हो रहे थे। ठीक है, ये राधा तुम्हारे बेटर हो गया। ठीक है, ये समझाए क्या बोला है मैंने, तो ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखना है आप लोगों को। फाइन, अब देखो गाइस क्वेश्चन, अब इसके इसमें एक और जो मुझे अच्छा लगता है क्वेश्चन, वो बच्चा लोग ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का ना क्वेश्चन नंबर ये 1 है, वैसे बहुत सिंपल सा है। डिटरमाइन द रेशियो जिसमें ये लाइन इसको डिवाइड करती है। फाइन, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, 2, -2, 3, 7। अपने को रेशियो तो पता नहीं, तो रेशियो क्या मानते थे ऐसा में अपन लोग, तो उससे कोऑर्डिनेट निकाला 3k + 2/k+1, 7k - 2/k+1। अब बेटा ये पॉइंट पे से ये वाली लाइन पास हो रही है, तो ये पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई करके मैं k की वैल्यू निकाल सकता हूँ। इसके सिवाय आप लोगों को एक सेंट्रॉइड वर्ड होता है। सेंट्रॉइड का मतलब क्या होता है, ठीक है, सेंट्रॉइड का मतलब 3:1 मेरे को कुछ भी नहीं समझता है, सिंपल x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। ठीक है, इसका प्रूफ नहीं पूछने वाला है आप लोगों को। फाइन, सेंट्रॉइड का वैसे मतलब क्या होता है, जहाँ पे तीनों की तीनों मीडियंस मिलती है आप लोगों की। फेयर इनफ है। नाउ गाइस, ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 1 और 2 का इतना स्ट्रेस नहीं आता है। एक्सरसाइज 4 बेटा जिन लोगों का आइडेंटिटीज बहुत वीक है या जिन लोगों ने कभी किया ही नहीं, जैसे वेदा नो, छोड़ना है बेटा उन लोगों को। अब उसके ऊपर स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है, पहले बच्चों स्ट्रेस निपटाओ। जिन लोगों को बेसिक आइडिया है, बस कॉन्फिडेंस नहीं है, एनसीईआरटी पे नहीं जाना। पहले तुम लोगों को जिस सीक्वेंस में मैंने 40-50 क्वेश्चंस कराए थे, जिसमें कम से कम 35 क्वेश्चन सिंपल वाले थे, वो सीक्वेंस में करना है। फिर 15 क्वेश्चंस में एनसीईआरटी वाले, उसमें 35 में कुछ 8 क्वेश्चन एनसीईआरटी के हो गए होंगे, 15 क्वेश्चन में एक आधा बचा कुछ और डिफिकल्ट क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी का वो भी है और बचे हुए डिफिकल्ट क्वेश्चन भी है, वो करना है। उसके बाद में थिंक अबाउट योर स्कूल की वर्कशीट, स्पेशली सेंटर पॉइंट की वर्कशीट में कुछ ऐसे रद्दी क्वेश्चन है कि बच्चे बेवजह परेशान हुए जा रहे हैं कि हमको आ नहीं रहा, हमारे को ट्रिग्नोमेट्री में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। इसके सिवाय जो बेसिक वाले बच्चे हैं उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ वर्कशीट मेरी और जितने एनसीईआरटी के क्वेश्चन है उस पर स्टिक करना है, उसके बियॉन्ड कुछ नहीं करना है। ठीक है ना। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, वैसे मेजरली मैंने बच्चों का देखा है कि दे आर डूइंग रियली वेल विद एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो उसके ऊपर अगेन मुझे बहुत स्ट्रेस नहीं आ रहा है। इसके सिवाय सर्कल्स एंड एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, सर्कल्स की एनसीईआरटी के दोनों प्रूफ जो है वो प्लीज़ एक बार कर लेना और एनसीईआरटी कर लेना। एनसीईआरटी में स्पेशली तुम स्टैंडर्ड हो बेसिक हो, तुम्हारे को ये क्वेश्चन अच्छा खासा एक्सपेक्टेड है इस बार भी, क्योंकि कई बार पूछा गया है। एक तो ये सॉल्व एग्जाम्पल, ठीक है, ये सॉल्व एग्जाम्पल ईजी वाला है, ठीक है, और नेक्स्ट सॉल्व एग्जाम्पल तुम्हारा ये वाला, इसका नाम क्या रखा था अपन ने, काइट 3 पाइथागोरस। अगेन ये बिल्कुल नहीं आता है तो भी वीडियो देखोगे मेजर समझ में आ जाएगा। वीडियो के ऊपर नहीं आपको मेरे से समझना है तो प्लीज़ मेरे साथ टाइम लो, मेरे पास आओ, इंडिविजुअली आना, ग्रुप में नहीं आना इसके लिए भी, क्योंकि आपको खुद को सॉल्व करना पड़ेगा। सर्कल्स की एनसीईआरटी करने में बहुत टाइम लगता नहीं है, बट मैं आप लोगों को एक अच्छा क्वेश्चन बता रहा हूँ।
आपको ऐसा बोला गया है 2 सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली। तो एक्सटर्नली वर्ड का मतलब वो ये हो गया है कि एक ऐसा है और दूसरा मे बी ऐसा है, ठीक है। अगर ये चीज़ इंटरनली बोलता तो वो ये वाली बात हो गई थी एक्चुअल में, तो इसलिए उसने क्लियरली एक्सटर्नली बोला है। देयर इज अ कॉमन टैंजेंट ए बी इंटरसेक्टिंग सर्कल एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी ऑब्वियसली, एंड जो कॉमन पॉइंट सी था वहाँ से भी मैंने एक टैंजेंट बना दिया है। अब आपको बोल रहा है बताओ एंगल ए सी बी की वैल्यू कितनी होने वाली है। तो बेटा पहली बात है सेंटर से पास नहीं हो रहा है सर्कल के, तो कुछ 90-90 मत करना शुरू कर देना, सर ये 90 मेरा, ऐसी हरकतें नहीं करना है, ठीक है ना। तो देखो मेरा ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, लेंथ ऑफ टैंजेंट फ्रॉम एक्चुअल पॉइंट आर इक्वल, तो उस कारण से ये x और ये x हो गया है। मेरा ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, तो उस कारण से मेरा ये और ये y हो गया है। अब मैंने वो ABC ट्राइंगल अगर बनाया बच्चा लोग, तो ये x है, ये y है, ये x प्लस वाई है। एंगल सम प्रॉपर्टी किया मैंने, तो 2x प्लस 2y इक्वल टू 180, तो x प्लस वाई इक्वल टू 90, मतलब एंगल C जो पूछा था वो कितना हो गया मेरा 90 हो चुका है। 180 कहाँ से रंधी, इसमें आपको A या B की वैल्यू नहीं पूछ सकता है वो, ठीक है। यहाँ तक के कोई इशू इसमें किसी को, यहाँ तक के ठीक है। अब देखो ये चैप्टर करना है एरिया रिलेटेड टू सर्कल के अंदर। अगेन देखो कंस्ट्रक्शन चैप्टर ही पूरा अगर उड़ा हुआ है, वैसे फ्री फंड के मार्क्स वाला चैप्टर होता था। एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स के अंदर ना बेटा क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर स्ट्रेस में उठाओ, 1 और 2 अच्छे से करना है, एमसीक्यू में पूछने के चांसेस अच्छे खासे हाई है, एंड इवन क्वेश्चन नंबर 4 वो 5th फालतू है, ठीक है। ये 4th वाले में याद रखना, हम लोगों को काय में कन्वर्ट करना है, SI यूनिट्स में करना है। जिन लोगों को याद नहीं है वो लिख के रख सकते हैं, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, मिनट से सेकंड के लिए इंटू 60 करते हैं, आवर से सेकंड के लिए इंटू 3600 करते हैं, सेंटीमीटर से मीटर, किलोमीटर से मीटर, ये सब कुछ चीज़ें आप लोगों को आ जाती है। इसके सिवाय ओई ये 120 वाले का आप लोगों को 3-4 डायग्राम्स बनाने पड़ रहे हैं खुद के लिए, कि पहले ये डायग्राम, फिर वो ट्राइंगल का, फिर कंस्ट्रक्शन का, फिर वो आधे ट्राइंगल का, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप बना सकते हो, कोई शर्म की बात नहीं है उस चीज़ के अंदर, ठीक है ना। इसके अंदर बेटा ये घोड़े वाला क्वेश्चन का एक और पैटर्न ऑफ क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, वैसे कई बार अपन लोगों ने किया हुआ है बट स्टिल। मान लो एक रैंडम कोई ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, 100, 110, 120 मीटर्स दिया हुआ है, तीनों के तीनों कोंटों पे एक एक घोड़ा मैंने बांधा है, ठीक है। उसका मे बी लेंथ है 10, रेडियस 10 है, आपको बताना है कितना घास कवर कर पाएगा। तो बेटा इन तीनों का क्या हो जाएगा, अगर मान लो ये एंगल A है, ये एंगल B है, ये एंगल C है, तो A वाला घोड़ा कितना कवर कर पाएगा, तो A/360 पाई R स्क्वायर, ठीक है ना, दिया ध्यान दे, प्लस दूसरा वाला कितना कर पाएगा, B/360 पाई R स्क्वायर, और तीसरा C/360 पाई R स्क्वायर। आप लोग पाई R स्क्वायर और 360 भी कॉमन निकाल दोगे तो बचेगा क्या होगा, A प्लस B प्लस C, एंगल सम प्रॉपर्टी से वो कितना होता है 180 डिग्री। सेम थिंग कुड हैव कम अप विद अ क्वाड्रिलेटरल, तो वो A प्लस C B प्लस C प्लस D इज इक्वल टू 360 डिग्री हो गया रहता, ठीक है ना। ऐसा कुछ भी और रैंडम सा पूछ सकता है आप लोगों को। इसके सिवाय अब आई थिंक एक प्रोबेबिलिटी चैप्टर बच रहा है। प्रोबेबिलिटी चैप्टर का एक चीज़ आप लोग रट के जाओ प्लीज़, आप लोगों से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, अगर सेम डे पे बर्थडे का है और उसने नॉन लीप ईयर बोला है तो 1/365 होता है उसका आंसर। तुमको वो अभी नहीं है बट रट लो, आपको उसमें भी वो लिखा हुआ है। अगर मान ले तेरा तू एक फ्रेंड से मिली, तुम दोनों का बर्थडे सेम डेट पे हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है नॉन लीप ईयर की, तो 1/365 होता है। और अगर डिफरेंट डेट्स का हो तो बचा कुचा, ठीक है ना। अब इसके बाद एक और चीज़ सुनो, कोई चीज़ की होने की प्रोबेबिलिटी अगर P है तो नई होने वाली को P कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं, इसको ऐसे डिनोट किया जाता है, ये ऐसे डिनोट किया जाता है या फिर ऐसे डिनोट किया जाता है, ठीक है। इन दोनों का सम हमेशा कितना होगा मेरा 1 के बराबर होने वाला है। अब एक और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसके अंदर का कि आप लोगों को ऐसा दिया गया है कि एक लीप ईयर या नॉन लीप ईयर, समझ नॉन लीप ईयर में 53 संडेज आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। तब आंसर हट के टिक नहीं मार सकते हो। नॉन लीप ईयर, ठीक है, लीप ईयर ले लेते हैं हम लोग, छोड़ो पहले लीप ईयर है। लीप ईयर में कितने डेज आने वाले हैं, ठीक है ना, 366 डेज होने वाले हैं। आप जब डिवाइड बाय 7 करोगे तो 52 सा होगा वो, और 2 डेज एक्स्ट्रा बचेंगे। इसका मतलब क्या हो गया, 52 वीक्स है
और साथ ही साथ में 2 एक्स्ट्रा के डेज है। ये 52 वीक्स है ना, 52 कंप्लीट वीक्स है, इसके अंदर पक्का से 52 संडेज होने वाले हैं। अब ये जो एक्स्ट्रा के 2 दिन है दैट कुड हैव बीन मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेंसडे, वेंसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे, संडे मंडे। आप लोगों को यहाँ से 52 संडे तो मिल रहा है। अब अगर वो चीज़ ये वाला कॉम्बिनेशन हो या ये वाला कॉम्बिनेशन हो, कोई भी इसमें से एक हो जाए तो आपके काम का है। ये कोई काम का नहीं, ये कोई नहीं 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 ये, तो आपका फेवरेबल आउटकम कितने हो गए 2, टोटल आउटकम कितने हो गए 7। यहाँ पे 52 संडेज मिलने ही वाले 72। आपके हाथ में डिफरेंट वेराइटीज यही अवेलेबल थी, ठीक है। तो 2/7 इससे हो जाएगा। और यही अगर मान लो नॉन लीप ईयर था तो 365 डेज होते हैं, ठीक है। उसमें 52 वीक्स और 1 डे एक्स्ट्रा आता है, तो इसके अंदर 52 संडेज तो होने ही वाले हैं। ये 1 डे कुड भी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। आपको ये वाला ही चाहिए था, तो 1/7, ठीक है ना। इसके बाद 3 कॉइन टॉस वाले में 8 आउटकम्स आते हैं। याद रखना, भी रोकड़े ने 6 लेके आई थी, पता नहीं कहाँ से। ध्यान रखो कैसा है, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, डबल हेड, डबल टेल, डबल हेड, डबल टेल, 4 हेड 4 टेल वाला। ये ठीक है, ये सैम्पल स्पेस बनाने का तरीका है। फिर आप लोगों को आगे की चीज़ आ जाती है। स्टैटिस्टिक्स नॉट समथिंग रियली टू बी बॉदर्ड मच, जिन लोगों ने एनसीईआरटी भी ढंग से की हुई है तो, ठीक है ना। पर इसमें एम्पेरिकल फॉर्मूला रट के जाना, उसके ऊपर क्वेश्चन था ही नहीं एनसीईआरटी में। तो फॉर्मूला दिया क्या है वो, 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन स्क्वायर्स प्लस मोड। याद है आप लोगों को ये चीज़, ठीक है। आई थिंक वैसे एक ओवरऑल चैप्टर का ब्रीफिंग जितना मुझे कराना था, जो क्वेश्चन मुझे कराने थे वो हो गया है। सरफेस एरिया वॉल्यूम, यस सरफेस एरिया वॉल्यूम का अगेन प्लीज़ देखो, 3rd एक्सरसाइज के भले ही लास्ट 2 क्वेश्चन छोड़ दो और उसके एग्जाम्पल्स छोड़ दो, बट एक बार 3rd एक्सरसाइज को भी प्रैक्टिस कर लेना। और जिन लोगों का सरफेस एरिया वॉल्यूम बहुत वीक है वो लोग मे बी फर्स्ट एक्सरसाइज अभी के लिए ओमिट करके सेकंड एक्सरसाइज से स्टार्ट कर लो, बट पूछना फर्स्ट एक्सरसाइज से ही वाला है, पक्की बात है, ठीक है। नहीं समझ रही है मेरे पास आओ, या वीडियो चाहिए वीडियो मांगो। बेटा टिल द टाइम यू डू नॉट कम्युनिकेट विथ मी आई विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू। आप लोगों की 1-2 दिनों में रेगुलरली इवनिंग में 1 डे रिविजन वाली क्लासेस शुरू हो जाएगी। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आपको चैप्टर आएगा, अटेंड इट। या फिर अगर आप अटेंड नहीं कर रहे हो, वीडियो देखने वाले हो बाद में कि हाँ सर ये आते आते मैं बड़ा के देख लूँगा वैसा वाला, अप टू यू गाइस। बट प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर इन टच विथ मी फॉर योर क्वेरीज। जिनको पेपर सॉल्व कर चुके हैं, पेपर चेक करवाने आना है, प्लीज़ मुझे बताओ और आओ। मैं कॉमन क्लासरूम रख के पेपर चेक या पेपर कंडक्ट नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि उसमें मेजरली ये हो जाता है कि आप लोग बातें करते हो, टाइम वेस्ट करते हो, आने जाने का ट्रैवल वेस्ट कर रहे हो अपना टाइम। क्वेश्चन पेपर्स का आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, हम होपिंग सबने ज्वाइन किया है, किसी ने नहीं किया है तो मुझे बताओ, उसमें एक तो ऐड हो जाओ। जितने पेपर्स मैथ, साइंस, सोशल, इंग्लिश, संस्कृत एंड हिंदी के जितने पेपर्स आए मैं सबके साथ आपको पर्सनल से फॉरवर्ड कर दूंगा। और प्लस अगर आपके स्कूल का कोई पेपर हुआ है तो वो डालने के लिए मुझे दे दो, मैं ग्रुप में वो डाल दूंगा, तो दैट आपके कारण से किसी और को फ़ायदा हो जाए, ठीक है। यहाँ तक है, चलिए गाइस बाय। एक सेकंड लास्ट चीज़ एक गाइस शान वन लास्ट थिंग फॉर सोशल स्टूडेंट्स। बेटा मैं अटेंडेंस देने आऊँगा, जो बच्चा मुझे कल के और परसों के टेस्ट में सोशल के इसमें नहीं मिला, वो बच्चे का कोई भी सब्जेक्ट का रिविजन नहीं होगा। आई विल मेक श्योर ऑफ इट, ठीक है ना। आई विल मेक श्योर ऑफ इट। नहीं, जो सोशल के बच्चे हैं उन लोगों ने अगर सोशल का टेस्ट देने के लिए नहीं आए और पढ़ के नहीं आए और ढंग का स्कोर नहीं किया, तो आई विल मेक श्योर आपका कोई सब्जेक्ट का रिविजन नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए बाय गाइस।